Hello everyone, welcome or welcome back to your favorite YouTube channel. So जैसे कि आपको पता है that we have already started the Industrial Disputes Act 1947 इसके अंदर हम अथॉरिटीज़ वाला टॉपिक कर रहे हैं अपना। और अथॉरिटीज़ के अंदर हम अपने बहुत सारे अथॉरिटीज़ ऑलरेडी कवर कर चुके हैं एंड आज हमारा लास्ट अथॉरिटीज़ वाला टॉपिक रहने वाला है, दैट इज़ अबाउट द नेशनल ट्राइब्यूनल। देखो, नेशनल ट्राइब्यूनल जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है सबसे लास्ट अथॉरिटी है और इस पर सबसे ज़्यादा वाइडर स्कोप आता है, यानी कि बहुत सारी पावर्स इसके पास आती है नेशनल ट्राइब्यूनल्स के पास, जो कि इसको डिस्टिंग्विश करती हैं बाकी के अथॉरिटीज़ के साथ में। ठीक है, अब देखो, नेशनल ट्राइब्यूनल्स वाला जो टॉपिक है, ये अगर हम इसके पिछले वाले लेबर कोर्ट्स कर चुके हैं, नेशनल ट्राइब्यूनल्स के बारे में पढ़ चुके हैं, तो उनके पास जो जो पावर्स थे, जो ड्यूटीज़ थे, उसके कंपैरेटिवली नेशनल ट्राइब्यूनल्स के पास में बहुत ज़्यादा पावर्स होते हैं। मिले-जुले पावर्स भी रहेंगे कुछ, बट कुछ चेंजेस इसमें देखने को मिलेंगे हमें नेशनल ट्राइब्यूनल्स के बारे में, जिसको हम बहुत ही डिटेल में आज की वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं और एग्जामिनेशन अप्रोच के साथ पढ़ेंगे, कि सो दैट कि हम अपने एग्जाम्स के अंदर इस टॉपिक को अगर आए तो उसको बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर पाएँ। अब देखो, नेशनल ट्राइब्यूनल्स के ऊपर आपको एज़ सच कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनता है, इस पे शॉर्ट ही बनेगा। बट इन केस हम कोई भी तरीके का रिस्क लेते हुए नहीं चलेंगे, तो सारी चीज़ें हम इसी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे कि जैसे आपके फाइनल एग्जाम्स के दौरान हो। बट कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कि स्पेसिफिकली शॉर्ट के लिए बने होते हैं, तो उनको फिर हम लॉन्ग में नहीं पढ़ेंगे। बट आई डोंट वांट कि आपका कुछ भी छूट जाए एग्जामिनेशन अप्रोच से, तो उस वजह से मैं आपको सारी चीज़ें कवर करते हुए चलेंगे। सो आई होप कि आप सभी अपने फेवर पे आंसर होंगे, अच्छे से होकर खुश होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द डेफिनेशन। अब जो हमारा ये नेशनल ट्राइब्यूनल्स हैं, ये नेशनल ट्राइब्यूनल्स को डिफाइन करा गया है सेक्शन 2 क्लॉज 11 के अंदर। नेशनल ट्राइब्यूनल्स का मतलब होता है ऐसे ट्राइब्यूनल्स जिनको कि कॉन्स्टिट्यूट करा गया है अंडर सेक्शन 7B। सो सेक्शन 7 के अंदर हमने पहले लेबर कोड्स के बारे में पढ़ा था, फिर सेक्शन 7A के अंदर हमने पढ़ा था इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स के बारे में, सेक्शन 7B के अंदर हम पढ़ने वाले हैं नेशनल ट्राइब्यूनल्स के बारे में। अब ये नेशनल ट्राइब्यूनल्स होते क्या हैं एक्चुअल में, और कॉन्स्टिट्यूट किस तरीके से करा जाता है, इनका वर्क क्या होता है, इनके पास पावर्स क्या क्या होती है। सो देखो, नेशनल ट्राइब्यूनल्स को डिफाइन करा गया है सेक्शन 7B के अंदर, और इनको कॉन्स्टिट्यूट कौन करता है, तो यहाँ पे स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर दिया गया है कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही ऑफिशियल गैजेट के तो नोटिफिकेशन निकाल कर इनको कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है। अब बेसिकली ये नेशनल ट्राइब्यूनल्स को हमने कॉन्स्टिट्यूट कर दिया, लेकिन इनके पास में क्या क्या पावर्स रहेंगी, कौन से मैटर्स इनके पास आएंगे। सो बेसिकली जितने भी मैटर्स जहाँ पर नेशनल इंपॉर्टेंस को लेकर कोई भी बात आती है, कोई भी ऐसा मुद्दा है, कोई भी ऐसा डिस्प्यूट है जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस को थ्रेटन करता है, या नेशनल इंपॉर्टेंस के साथ रिलेटेड है, तो ऐसा कुछ भी अगर क्वेश्चन ऑफ डिस्प्यूट, मैटर ऑफ डिस्प्यूट अराइज होता है, तो वो कहाँ डिस्प्यूट्स को हैंडल करा जाएगा, नेशनल ट्रिब्यूनल्स के पास। इसके अलावा अगर कोई ऐसा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है जो कि एक या एक से ज़्यादा, बेसिकली एक से ज़्यादा पर्टिकुलर स्टेट्स को अफेक्ट कर रहा है, तो इन दैट केस वो मैटर्स भी नेशनल ट्रिब्यूनल्स के अंदर ही जाएंगे। तो ये दोनों पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें, नेशनल इंपॉर्टेंस और एक से ज़्यादा स्टेट्स को अगर अफेक्ट कर रहे हैं, यानी कि बहुत बड़े बड़े मुद्दे होंगे इसके अंदर, जो कि सिर्फ और सिर्फ नेशनल ट्रिब्यूनल्स में हेल्ड करे जा सकते हैं, उनको डिसाइड करा जा सकता है उनको। और इनको कॉन्स्टिट्यूट किस तरीके से करा जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी के थ्रू, वाया दी ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन के थ्रू। अब हमने इसको कॉन्स्टिट्यूट कर लिया, अब आगे देखते हैं कि इसको इसकी कॉम्पोजिशन क्या रहेगी। सो सिमिलरली जैसे हमने लेबर कोर्ट्स में पढ़ा था, इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स में पढ़ा था, उसी तरीके से इसकी कॉम्पोजिशन भी क्या रहेगी, सिर्फ एक ही प्रिसाइडिंग ऑफिसर इसके अंदर रहेंगे। लेकिन इसकी क्वालिफिकेशंस कम हो जाती है, क्योंकि अभी सुपीरियर अथॉरिटी आ जाती है, एक बड़ी अथॉरिटी आ जाती है, काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं इस अथॉरिटी के पास। तो इस वजह से यहाँ पे इसकी क्वालिफिकेशंस क्या रहेंगी, सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट के जज या फिर फॉर्मर जज अगर रह चुके हों, फॉर्मर का मतलब होता है पहले अगर कभी जज रह चुके हों हाई कोर्ट के, तो वो पर्सन ही सिर्फ क्वालिफाइड है टू बी एट द पोजीशन ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द नेशनल ट्राइब्यूनल्स। अब यहाँ पर उनको सपोर्ट करने के लिए, यानी कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर को सपोर्ट करने के लिए, दो असेसर्स को अपॉइंट करा जा सकता है टू एडवाइज देम। और ये एडवाइस के लिए अपॉइंटमेंट कौन करेगा इनका, तो दैट विल बी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही उनको अपॉइंट करेगी इनके असेसर्स को। असेसर्स क्या होते हैं, बहुत बार मीट कर चुके हैं हम लोग। तो असेसर्स का मतलब क्या होता है, यानी कि ऐसे पर्सन जिसको कोई स्पेसिफिक नॉलेज है पर्टिकुलर फील्ड को लेकर, उसमें स्पेशलिटी है बेसिकली उसका, सो दैट इज नोन एज असेसर। तो अगर उनको कोई लगता है ऐसा मैटर है, लाइक से फॉर एग्जांपल कोई वाटर का डिस्प्यूट है, या फिर कोई इंडस्ट्रीज के एफिलेंट्स हैं, वो वाटर में वाटर बॉडीज को गंदा कर रहे हैं, तो इन दैट केस वो मैटर यहाँ पे एक से ज़्यादा स्टेट्स को अफेक्ट कर सकता है, तो नेशनल ट्रिब्यूनल्स पे उनको हेल्प करा जा सकता है। सो इस वजह से ऐसे पर्सन को वहाँ पे एज एन असेसर अपॉइंट करा जा सकता है, जिसको कि कंटामिनेशन या वाटर के रिलेटेड नॉलेज हो। ठीक है, तो उसको हम असेसर्स कहते हैं, कि जिसको स्पेशलिटी हो उस पर्टिकुलर फील्ड को लेकर। तो उनको हेल्प करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर को दो असेसर्स को अपॉइंट किया जा सकता है उसको एडवाइस करने के लिए।
राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन, ये तो हो गए क्वालिफिकेशंस। अब बात करते हैं इसके डिस्क्वालिफिकेशंस की। डिस्क्वालिफिकेशंस को डिफाइन करा गया है सेक्शन 7 सी के अंदर डिफाइन करा गया है। तो डिस्क्वालिफिकेशन से सेम वैसे ही हैं जैसे कि लेबर कोर्ट्स की थी और इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स की थी, कि फर्स्ट तो ये है कि इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए, यानी कि वो पर्सन किसी भी तरीके की बायसनेस ना करे, अनबायस्ड डिसीजन ही पास करे, यानी कि वो किसी भी तरीके की पक्षपात ना करे। बेसिकली एक कोई भी इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए उसका पर्टिकुलर मैटर, इंडस्ट्रियल मैटर के लेकर, ठीक है। सेकंड चीज़ इसमें आती है कि उसकी अगर 65 ईयर्स की एज कंप्लीट हो चुकी है, इन दैट केस वो यहाँ पे अपॉइंट नहीं करा जा सकता, ही विल बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। अगर 65 ईयर्स से कम की एज का है तो उसका रीअपॉइंटमेंट भी हो सकता है, लेकिन अगर 65 ईयर्स की एक्सीड कर चुका है तो इन दैट केस वो पर्सन डिस्क्वालीफाई हो जाएगा टू होल्ड दैट पोजीशन। नेक्स्ट आर अबाउट द वैकेंसीज। अब यहाँ पे देखो ये थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है, वैकेंसीज के बारे में हम लोग ऑलरेडी पहले वाले वीडियोस में बात नहीं कर चुके, तो थोड़ा ध्यान से सुन लेना इस टॉपिक को। तो देखो वैकेंसीज, फिलिंग ऑफ वैकेंसीज का यहाँ पे मतलब क्या है, सेक्शन 8 में डिफाइन करा गया है। इसका मतलब है कि लाइक से फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कोई प्रोसीडिंग्स चल रही है, कोई केस चल रहा है इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स के अंदर, अब वो केस के चलते चलते बीच में कभी मान लो कोई भी तरीके की जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है या तो उसकी डेथ हो जाती है या फिर कोई ऐसा उसको डिफॉर्मिटी हो जाती है जिसकी वजह से वो उस पोजीशन पे कंटिन्यू नहीं कर सकता, या मान लो खुद ही रिजाइन कर देता है या फिर डिस्क्वालीफाई हो जाता है, तो कुछ भी ऐसा केस हो सकता है जहाँ पे कि वो जो सीट है प्रिसाइडिंग ऑफिसर की वो विकेट हो जाती है। इन दैट केस ये प्रोसीडिंग के चलते चलते बीच में ही हुई है ये चीज। अब जहां पर ये प्रोसीडिंग से चलते हैं सीट वेकेट हुई, अब ऑब्वियस सी बात है कि सिर्फ एक ही प्रिसाइडिंग ऑफिसर है जिसको डिसाइड करना है सब कुछ। अगर वही पर्सन नहीं होगा तो प्रोसीडिंग्स आगे कंटिन्यू नहीं हो पाएंगे। तो वहां पर एक हॉल्ट लग जाएगा, एक वहां पे ब्रेक लग जाएगा उस टाइम पर, जब तक कि वो नया एक पर्सन वहां पे अपॉइंट नहीं करा जा सकता बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो वहां पर जहां पर इस प्रोसीडिंग्स को रोका गया है उसी जगह से इस प्रोसीडिंग्स को आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ दैट, आफ्टर फिलिंग द वैकेंसीज ऑफ दैट प्रिसाइडिंग ऑफिसर, सेम उसी पोजीशन से उसी स्टेज से उस प्रोसीडिंग्स को कंटिन्यू करा जा सकता है। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि रीस्टार्ट करना पड़ेगा प्रोसीडिंग्स को, तो ऐसी चीज़ यहाँ पे नहीं होती। ये चीज़ बहुत अच्छी है क्योंकि यहाँ पे एफिशिएंसी इंश्योर करी जाती है, क्योंकि अगर बार-बार फिर तो ऐसे प्रोसीडिंग्स ही करते रहेंगे, कितनी सारी प्रोसीडिंग्स अगर कंटिन्यू चल रही होंगी तो बार-बार तो प्रोसीडिंग्स ही करते रहेंगे। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए और एफिशिएंसी को इंश्योर करने के लिए यहाँ पर उन्होंने कहा कि फिलिंग ऑफ वैकेंसीज़ के लिए प्रोसीडिंग्स को रीस्टार्ट करना ज़रूरी नहीं है। सो दिस इज़ रिलेटेड टू सेक्शन 8। अब बात करते हैं रेफरेंस ऑफ डिस्प्यूट्स के बारे में, दैट इज अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 1 ए के अंदर डिफाइन करा गया है। अब देखो अब तक हम लोग क्या पढ़ते आ रहे थे कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कौन यहाँ पे डिस्प्यूट्स को रेफर करेगा पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स को या फिर लेबर कोर्ट्स को। लेकिन नेशनल ट्राइब्यूनल्स में क्या केस है, नेशनल ट्राइब्यूनल्स के अंदर उन्होंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही रेफर कर सकती है केसेस को। जो भी डिस्प्यूट है सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही रेफर कर सकती है। अब यहाँ पर इवन इफ नॉट द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, भले ही वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नहीं भी है तब भी उसको डिस्प्यूट्स को रेफर करा जा सकता है, बट पर्टिकुलरली मोस्टली यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ही रेफर करती है डिस्प्यूट्स को। अब वो डिस्प्यूट्स एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट्स भी हो सकते हैं, एप्रीहेंडेड डिस्प्यूट्स भी हो सकते हैं। और इसके अंदर मैटर्स कौन कौन से इंक्लूड इंक्लूड करे जाएंगे, सेकंड शेड्यूल के मैटर्स हो सकते हैं, थर्ड शेड्यूल के मैटर्स हो सकते हैं। और अगर इनके अलावा भी और भी कोई मैटर्स अगर आते हैं आउटसाइड द स्कोप ऑफ सेकंड एंड थर्ड शेड्यूल के मैटर्स, तो वो भी इसमें जो नेशनल इंपॉर्टेंस को अफेक्ट कर रहे हैं तो वो मैटर्स को भी इसमें इंक्लूड करा जा सकता है टू रेफर द इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल्स। ठीक है, तो इस तरीके से ये रेफरेंस ऑफ डिस्प्यूट्स को लेकर हम ये मोटी मोटी बात ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिस्प्यूट्स को रेफर करेगी नेशनल ट्राइब्यूनल्स के पास। अब वो सेकंड शेड्यूल के भी हो सकते हैं, थर्ड शेड्यूल के भी हो सकते हैं, और जरूरी नहीं कि वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ही हो। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे बताई गई है। इफेक्ट ऑफ रेफरेंस की बात करें, ये थोड़ा सा यहाँ पे टेक्निकल चीज है, इसको अच्छे से समझ लेना इस पार्ट को। सो सेक्शन 10 क्लॉज 1 ए के अंदर डिफाइन करा गया है इफेक्ट ऑफ रेफरेंस, यानी कि जैसे ही मान लो कि कोई भी डिस्प्यूट जो कि लेबर कोर्ट्स के अंदर या फिर इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स के अंदर ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है, मान लो लाइक से फॉर एग्जांपल कि अगर नेशनल ट्राइब्यूनल्स के पास में कोई भी केस पहुंचा, ठीक है, और वैसा ही सिमिलर केस ऑलरेडी लेबर कोर्ट्स के अंदर और ट्राइब्यूनल कोर्ट्स के अंदर चल रहा था, उसी के साथ ही रिलेटेड केस है मान लो, तो फिर उस केस के अंदर लेबर कोर्ट्स के और ट्राइब्यूनल कोर्ट्स के वो सारे के सारे मैटर्स ट्रांसफर कर दिए जाएंगे नेशनल ट्राइब्यूनल्स के पास। ऑटोमेटिकली वो सारी पेंडिंग प्रोसीडिंग जो कि उसी केस के साथ रिलेटेड है, जो कि नेशनल ट्राइब्यूनल्स में रेफर कराया गया है, तो वो ऑटोमेटिकली वो सारी की सारी प्रोसीडिंग्स नेशनल ट्राइब्यूनल्स के पास ट्रांसफर कर दी जाएंगी और फिर नेशनल ट्राइब्यूनल्स का जो भी डिसीजन होगा वही डिसीजन यहाँ पे अप्लाई करा जाएगा।
एक्सक्लूसिविटी यहाँ पे क्या है, नो अदर बॉडी कैन एडजुडिकेट ड्यूरिंग द पेंडेंसी, कि जिस टाइम पर यहाँ पे केस चल रहा है उस टाइम पर नेशनल कोर्ट्स, लेबर कोर्ट्स या इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स उसी पर्टिकुलर मैटर के रिलेटेड अगर कोई भी केस है तो उसके ऊपर एडजुडिकेशन नहीं कर सकते, वो पेंडिंग रह जाएंगे उसके ऊपर, वहाँ पे जो ड्यूरिंग द पेंडेंसी, जिस टाइम पर नेशनल ट्राइब्यूनल्स वो केस पेंडिंग है उस टाइम पर उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर के रिलेटेड लेबर कोर्ट्स या इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स एडजुडिकेट नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर मिलता जुलता मैटर है तो वो ऑटोमेटिकली नेशनल ट्राइब्यूनल्स के पास ही ट्रांसफर कर दिया जाएगा। दिस इज द इफेक्ट ऑफ रेफरेंस। अब इसके लिए कुछ टाइम लिमिट भी डिफाइन करी गई है। सो देखो टाइम लिमिट यहाँ पर क्या डिफाइन करा गया है, सेक्शन 10 क्लॉज 2A के अंदर डिफाइन करा गया। सो जनरली यहाँ पे देखा जाए तो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड मेंशन करा जाता है, जब भी रेफरेंस का ऑर्डर पास करा जाता है उसी के अंदर ही मेंशन कर दिया जाएगा कि इतने पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपको डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना है और एक अवार्ड पेश करना है, यानी कि एक डिसीजन पास करना है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कोई भी डिस्प्यूट है जो कि इंडिविजुअल वर्कमैन के साथ रिलेटेड है, तो इन दैट केस वो 3 मंथ्स का उनके पास टाइम पीरियड होगा, 3 मंथ्स के अंदर अंदर अपना अवार्ड उनको सबमिट करना है। एक्सटेंशन इसके अंदर पॉसिबल है फॉर द रिकॉर्डेड रीजंस, उनको देना पड़ेगा, रिकॉर्ड रीजंस देने पड़ेंगे कि क्यों एक्सटेंड करना चाहते हैं इस टाइम लिमिट को। तो ऐसा नहीं है कि अगर मान लो कि वो प्रोसीडिंग्स अगर मान लो चल रही हैं इवन आफ्टर द लैप्स ऑफ द टाइम, टाइम खत्म होने के बाद भी जो स्पेसिफाई करा गया था, मान लो रेफरेंस ऑर्डर के अंदर अगर टाइम कुछ मेंशन करा गया 6 मंथ्स का, अगर मान लो वो एक्सीड भी हो जाता है और उसके बाद और अवार्ड पास करा जाता है तो उसकी वैलिडिटी रहेगी उस अवार्ड की, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ मेंशन करी गई। एंड एक्सक्लूजन क्या है यहाँ, पीरियड ऑफ स्टे बाय एनी कोर्ट इज एक्सक्लूडेड, कोई भी कोर्ट यहाँ पे स्टे के लिए ऑर्डर नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे मेंशन करी गई है। सो टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो मोटा मोटी यहाँ पे बात कंक्लूड करें अगर हम, तो ये है कि इनके ऊपर कोई भी टाइम लिमिट ऐसा नहीं है, स्पेसिफाई करी जाती है रेफरेंस ऑर्डर के अंदर। अगर इंडिविजुअल वर्कमैन के साथ रिलेटेड 3 मंथ्स का रहेगा, बट इससे एक्सटेंड भी हो सकता है टाइम पीरियड, पर उसके रीजंस रिकॉर्ड करे जाएंगे और उसके बाद अगर मान लो वो टाइम लिमिट एक्सीड होने के बाद अगर मान लो कोई भी अवार्ड बताते हैं, कोई भी जजमेंट देते हैं, तो इन दैट केस वो क्या रहेगी, वैलिड रहेगी। अब इसके जुरिस्डिक्शन की हम बात करें तो दैट इज डिफाइंड इन सेक्शन 10 क्लॉज 4 के अंदर बताया गया है। तो जितने भी रेफरेंस ऑर्डर के अंदर जो डिस्प्यूट मेंशन करा गया है, स्पेसिफिकली उन्हीं मैटर्स के ऊपर ही जजमेंट्स दे सकते हैं, वही मैटर्स इसके जुरिस्डिक्शन के अंदर आते हैं। बट अगर मान लो कि उसके साथ इंसिडेंटल कुछ और मैटर्स भी हैं जो डिपेंड करते हैं, मान लो उसके साथ कोई रिलेटेड मैटर्स हैं अगर, तो वो भी मैटर्स इसी के स्कोप के अंदर आ जाएंगे। लेकिन अगर कोई भी मैटर्स इसके रेफरेंस के बाहर के मैटर्स हैं, उनके ऊपर इसका कोई भी जुरिस्डिक्शन नहीं रहेगा और इनका काम सिर्फ और सिर्फ क्या है, एडजुडिकेशन का काम है इन्हीं मैटर्स के ऊपर। नेक्स्ट इस जुरिस्डिक्शन का अगर हम ओवरव्यू लें तो उसके हमने जितना भी पढ़ा है अभी तक उसके हिसाब से, यानी कि सेकंड शेड्यूल के मैटर्स इसमें कवर होते हैं, थर्ड शेड्यूल के मैटर्स इसमें कवर होते हैं और अनस्पेसिफाइड डिस्प्यूट्स के मैटर्स इसमें कवर होते हैं। तो मोटा मोटे हम देखें तो नेशनल ट्राइब्यूनल्स के पास की जो जुरिस्डिक्शन है वो बहुत ही वाइड जुरिस्डिक्शन रहती है इसकी, और इवन ये लोअर कोर्ट्स के अंदर अगर पेंडिंग मैटर्स हैं उनको भी ओवरराइड कर सकते हैं, क्योंकि ये रेफर हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाते हैं नेशनल ट्राइब्यूनल्स के पास में, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखें तो इसकी जुरिस्डिक्शन बहुत ज़्यादा वाइड है। अब यहाँ पे जो मैटर्स आते हैं सेकंड शेड्यूल के और थर्ड शेड्यूल के, तो वो हम ऑलरेडी अपनी लेबर कोर्ट्स में पढ़ चुके हैं और इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं डिटेल में, तो यहाँ पे मैं वो स्किप कर रही हूँ यहाँ पे। और अगर आपको उसको डिटेल में समझना है तो आप मेरी वो वाली वीडियो देख सकते हैं, वहाँ से आपको समझ में आ जाएंगे कि सेकंड शेड्यूल के कौन से मैटर्स हैं और थर्ड शेड्यूल के कौन से मैटर्स हैं। नेक्स्ट इज द पावर्स एंड ड्यूटीज। अब नेशनल ट्राइब्यूनल्स की जो पावर्स रहेंगी वो इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स की जैसी ही पावर्स रहेंगी, वैसी ही सेम ड्यूटीज रहेंगी। सो इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स में जो भी हम इसकी पावर्स पढ़ चुके हैं, सिविल कोर्ट्स के रिलेटेड, इसके पब्लिक सर्वेंट्स के तरीके से डीम करा जाएगा इसको, और भी बहुत सारी पावर्स जो हम इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स में पढ़ चुके हैं, तो वही सेम पावर्स इसकी नेशनल ट्राइब्यूनल्स की भी रहेंगी। सो विद दिस हमारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है, क्योंकि मैंने इसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचा है बिकॉज बार बार सेम ही चीज़ें रिपीट नहीं करना चाहती मैं। आप बस प्रीवियस वाले वीडियोस इसके जो है लेबर कोर्ट्स वाला और इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स वाला, उसको एक बार देख लीजिएगा, उससे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा नेशनल ट्राइब्यूनल्स के बारे में भी। तो जो चीज़ें सेम हैं तो उसको मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ यहाँ पे वीडियो में, बिकॉज बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि वीडियोज़ मेरी ऑलरेडी पिछली देख चुके हैं, तो उनको तो बहुत ईजिली समझ आ गया होगा कि नेशनल ट्राइब्यूनल्स क्या होते हैं। सो एक क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं कि जो हमने आज की वीडियो में कवर करा। सो सेक्शन 7B के अंदर हमने देखा इसकी कॉन्स्टिट्यूशन कितनी रहेगी, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या रहेगी, नेशनल इंपॉर्टेंस के मैटर्स इसमें कवर करे जाएंगे, या फिर एक से ज़्यादा स्टेट के साथ रिलेटेड कोई मैटर है तो वो उसमें उसके लिए इसको कॉन्स्टिट्यूट करा जा सकता है और सेंट्रल गवर्नमेंट इसको कॉन्स्टिट्यूट करेगी। फिर हमने देखा सेक्शन 7C जिसमें हमने डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में पढ़ा कि वो पर्सन इंडिपेंडेंट नहीं है, अगर यहाँ 65 की एज कंप्लीट कर चुका है तो वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। फिर सेक्शन 8 के अंदर हमने पढ़ा इसकी वैकेंसीज के बारे में कि वही स्टेट से कंटिन्यू हो जाएगी इसकी वैकेंसीज जहाँ पर इसको छोड़ा गया था, ठीक है। वैकेंसीज फिल होने के बाद उसी
स्टेट से उसको कंटिन्यू करा जा सकता है जहाँ पर उस प्रोसीडिंग्स को रोका गया था। देन सेक्शन 10 क्लॉज 1A के अंदर डिफाइन करा गया है, रेफरेंस के रिलेटेड है और ट्रांसफर ऑफ प्रोसीडिंग्स के रिलेटेड है। सेक्शन 10 क्लॉज 2A जो है दैट इज रिलेटेड टू द टाइम लिमिट, 3 मंथ्स का टाइम पीरियड रहेगा इंडिविजुअल्स के लिए और बाकी का टाइम पीरियड कितना रहेगा जो भी ऑर्डर के अंदर स्पेसिफाई करा गया है वो रहेगा। फिर 10 क्लॉज 4 सेक्शन के अंदर हमने इसके स्कोप के बारे में पढ़ा, जहाँ पर हमने देखा था कि ऑर्डर ऑफ रेफरेंस में ही इसका स्कोप डिफाइन करा जाएगा और शेड्यूल थर्ड के और सेकंड और थर्ड के जो मैटर्स हैं वो उसमें रहेंगे। सो विद दिस हमारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आप यहाँ तक आए तो अच्छे से समझ आ गया होगा और वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। अब बात करते हैं मेन चीज़ की, दैट इज़ अबाउट द नोट्स कि आपको उसके नोट्स कहाँ से एक्सेस करने हैं। तो बहुत ही ईज़ी है, सिंपली आपको मेरी इस वीडियो के नीचे आप कमेंट बॉक्स में पिन करा हुआ है मैंने आपको लिंक, तो उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे आपको टेलीग्राम चैनल ओपन हो जाएगा और उस टेलीग्राम चैनल का नाम है लॉ स्कूल डायरीज़। सिंपली आप उस टेलीग्राम चैनल पर जो सर्च बार है उस पे सर्च करिए आपका जो भी टॉपिक है, जिस भी रिलेटेड आपको नोट्स चाहिए उस टॉपिक का नाम सर्च करिए, उसके साथ एसएस नोट्स लिख देंगे तो आपको वो सारे नोट्स मिल जाएंगे जो मैंने अपने एग्जाम में पढ़े थे। तो फर्स्ट ईयर से लेकर थर्ड ईयर तक आपको सारे के सारे नोट्स वहाँ पे मिल जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स हैं वो, और कुछ वहाँ पे आपको प्रॉपर कुछ भी और करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली बस आप एक ही वीडियो समझ लो अंडरस्टैंडिंग के लिए, और एग्जाम्स में जब आपको नोट्स चाहिए इसके कि किस तरीके से लिखना है तो इन दैट केस आप मेरे वो वाले नोट्स वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।